आज पूरा देश स्वच्छता दिवस भी मना रहा है। दरअसल 3 साल पहले पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। आज इस मौके पर देश के कई हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर विज्ञान भवन में स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब केवल महात्मा गांधी का सपना नहीं रहा, ये पूरे देश का सपना बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये आंदोलन तभी सफल होगा जब सरकार से ज्यादा समाज अपनी जिम्मेदारी समझेगा। प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छता अवार्ड भी बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्वच्छता के बारे में देश में चर्चा होने लगी है। स्वच्छता को लेकर शहरों की रेटिंग होने लगी है। हम भी जानते हैं, दुनिया में किसी भी देश में जाते वहां की सफाई देखते हैं तो आकर के चर्चा करते हैं, अरे यार इतना साफ सुथरा है, बस मैं तो देखता ही रह गया। तो ऐसे लोग मुझे कहते हैं, मैं पूछता हूं कुछ साफ देखा उसका तो आपको आनंद आया, लेकिन किसी को कूड़ा कचरा फेंकते देखा था क्या? तो बोले वो नहीं देखा। तो बोले हमारी समस्या वो है। राजनेता इसलिए चर्चा नहीं करते थे, सरकार इसलिए चर्चा नहीं करती, इनको डर लगता था कि कहीं हमारे माथे पर न पड़ जाए। अरे भाई पड़ेगा तो पड़ेगा, क्या है जी, हम जवाबदेह लोग हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी है। और आज स्वच्छता के कारण क्या स्थिति बनी है, ये जो स्वच्छता के लिए रैंकिंग हो रहा है और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, और जब उसके अंक बाहर आते हैं तो उस हर शहर में चर्चा होती है। तो ये थे नरेंद्र मोदी स्वच्छता दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए। लेकिन स्वच्छता अभियान में कॉर्पोरेट्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य और आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर भी आज झाड़ू लेकर सफाई करती दिखी। वहीं एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने स्वच्छता को सबसे बड़ी सेवा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि 24,000 से ज्यादा शाखाएं इस अभियान से जुड़ी हैं। स्वच्छता जहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं, जहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, हेल्थ भी अच्छा होता है, एंड हेल्थ इज वेल्थ। सारे जगह हम लोग आज के दिन में 24,000 ब्रांचेस हैव बीन टोल्ड टू क्लीन अप देयर प्रीमाइसेस। नॉट ओनली दैट, आजू बाजू में भी जितना हो सके उन लोग क्लीन करें, वो भी उसकी भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और हमारे 500 रीजनल ऑफिसेज हैं। ये रीजनल ऑफिसेज सेंटर में हम कहे हैं कि आइडेंटिफाई वन पब्लिक स्पेस एंड एंश्योर दैट इट इज क्लीन। चंदा कोचर ने कहा कि स्वच्छता रखना सभी देशवासियों का दायित्व है। चंदा कोचर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल सिंह ने। पूरे देश को यही संदेश देना चाहूंगी कि पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन को एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बना दें, ताकि हम एक हेल्दियर, क्लीनर और बेटर भारत क्रिएट कर सकें। 11 नवंबर 2014 से हर दिन हमारी एक ब्रांच अपने सराउंडिंग एरियाज को क्लीन करती है और इस तरह 800 से ज्यादा ब्रांचेस अब इस अभियान में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। आज हम इस पहल को और आगे ले जा रहे हैं। हम एक्चुअली एक ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जो सैनिटेशन और हाइजीन की है। तो सैनिटेशन और हाइजीन से अक्सर आईसीआईसीआई बैंक जुड़ा हुआ है और अब ट्रेनिंग मॉड्यूल भी शुरू करने की बातचीत की जा रही है। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 148वीं जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि बापू के विचार विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा है। बापू के साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू के बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के लिए लिखा कि शास्त्री जी ने किसानों, जवानों को प्रेरित किया और पूरे राष्ट्र का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। और त्योहारों का मौसम है। पिछला महीना कार कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ है। सितंबर में कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है।
पूरा अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी डिम्पी कालरा से। चलिए डिम्पी से आगे जुड़ते हैं, लेकिन बाजार की नजर इस वक्त अब क्रेडिट पॉलिसी पर है। क्रेडिट पॉलिसी में क्या होगा, इस पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक कल से शुरू हो जाएगी और इस पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत देवगन मौजूद हैं। रजत, बताइए कल से जो पॉलिसी शुरू होने वाली है उससे क्या उम्मीदें? चलिए रजत से भी बाद में बात करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए दरें घटाने की जरूरत तो है, लेकिन खुद इंडस्ट्रीज को नहीं लगता कि इस बार दरें घटेंगी। पिरामिल एंटरप्राइज के चेयरमैन अजय पिरामिल ने कहा कि फिलहाल आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को काबू में रखना है। जो इकोनॉमी या जो लार्ज में देखता हूं तो मुझे लगता नहीं है कि रेट कट होगा, क्योंकि आप देखिए जो सबसे बड़ा जो मैंने देखा है मैंडेट जो रिजर्व बैंक कर रही है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, और इन्फ्लेशन अब थोड़ा बढ़ने लग गया है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गई हैं और भी सभी कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसके कारण मुझे लगता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। मेरी इच्छा हो कम होगा, पर मुझे चांस कम लग रहा है। डीएलएफ के सीईओ राजीव तलवार के मुताबिक ब्याज दरों में 1 से 1.5% की कमी आना चाहिए। दरें जरूर कम होनी चाहिए, और दरें तब कम होंगी जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट जो है वो कम किए जाए। हमारे विचार में 1% से 1.5% तक जरूर कम होना चाहिए। ऑल्दो जितने भी पंडित हैं, आर्थिक पंडित हैं, वो यही कहते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स हो, 50 बेसिस पॉइंट्स हो, पर हमारे विचार में इस वक्त 8-8.25% तक दर चल रही है, उसको कम से कम 6.5 तक आना चाहिए। बेशक एक स्टेप में ना आए और आगे आने वाले महीनों में आए, पर ये दरें जरूर कम होनी चाहिए। इकोनॉमी पर गहरी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि रिजर्व बैंक के पास दरों में 1/4% कटौती की गुंजाइश तो है, लेकिन रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी टेंशन महंगाई की होगी। बढ़ना शुरू हो गई तो आरबीआई मेरे ख्याल से तो और रुपी वीकनेस शुरू हो गई तो आरबीआई का थोड़ा मेरे ख्याल से तो 25 बेसिस पॉइंट का मैक्सिमम गुंजाइश है 50 का करना और मोर एग्रेसिव करना। तो अगर ये जो रीसेंट हादसा हुआ वो नहीं हुआ होता तो वो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब ये जो रुपी वीकनेस आया है और जो ऑयल की के कनेक्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क आया तो उसके कारण मेरे ख्याल से आरबीआई में थोड़ा कंस्ट्रेंट आ जाएगा। चलिए, जो पॉलिसी का आउटकम आने वाला है उस पर जी बिजनेस ने भी एक पोल कराया है और उस पोल की जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजत देवगन जुड़ चुके हैं। रजत, बताइए जी बिजनेस के पोल के मुताबिक जितने भी बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट से आपकी बात हुई तो इस पोल के मुताबिक क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या पॉलिसी में रेट कट देखने को मिलेगा? जो मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो अब क्रेडिट पॉलिसी है, और हमने इंडस्ट्री लीडर्स से, मार्केट एक्सपर्ट्स और बैंकर्स से जानने की कोशिश की एक पोल के जरिए कि अब क्या रुख अपनाएगा आरबीआई। पहला सवाल कि दरों में कटौती संभव है कि नहीं, 80% जानकारी मान रहे हैं कि नहीं, इस बार स्टेटस क्यू मेंटेन रहेगा, यानी कि आरबीआई के पास स्कोप नहीं है दरें घटाने का, दरें नहीं घटेंगी। 0.25% ये मैक्सिमम घट सकती है, ऐसा 20% मात्र जानकार मान रहे हैं। तो ज्यादातर कंसेंसस माने तो इस बार आरबीआई रेट नहीं घटाएगा। दूसरा सवाल, अगर FY18 में कुछ स्कोप है भी दरें घटने का तो कितना दरें घट सकती हैं? 0.25%, 80% जानकार मान रहे हैं कि 0.25% मैक्सिमम स्कोप है आरबीआई के पास कि वो रेट कट करे, इससे ज्यादा नहीं घट सकती। 20% जानकार 0.5% के फेवर में है, लेकिन कंसेंसस यहाँ पर भी मैक्सिमम 0.25% का ही बैठता है। और सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि टोन क्या होगी आरबीआई की, क्या वो एग्रेसिव होगा या फिर थोड़ा सॉफ्ट रुख अपनाएगा इस बार अपनी क्रेडिट पॉलिसी में? तो हॉकिश रुख रहेगा, यानी कि एग्रेसिव रुख अपना सकता है आरबीआई। 65% जानकारी मान रहे थे। महंगाई बढ़ेगी यहाँ से कि नहीं, क्योंकि आरबीआई बार बार यही अपनी पॉलिसी में टिप्पणी करता है कि महंगाई बढ़ सकती है, और वैसा हुआ भी, महंगाई अब बढ़ चुकी है, पर आने वाले समय के लिए भी बढ़ सकती है। ऐसा 75% जानकार मान रहे हैं कि हाँ, यहाँ से भी महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। नहीं के फेवर में मात्र 25% जानकार थे। और सबसे बड़ा फोकस क्या रहेगा इस पॉलिसी में? अगर टॉप 3 प्रायोरिटीज आरबीआई की रहेंगी तो पहला रहेगा जीडीपी ग्रोथ, जो कि 3 साल के निचले स्तर पर पिछले क्वार्टर में पहुंची है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। इसके अलावा महंगाई
वो एक पॉइंट रहेगा। और साथ ही साथ रुपया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है, डॉलर के टर्म्स पे लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, तो उस पर भी जो टिप्पणी आरबीआई की होगी वो बहुत मायने रखेगी इस बार की पॉलिसी में। जीडीपी में अगर सुधार आता भी है तो कब तक आ सकता है, हमारा एक और सवाल था। 3 से 4 तिमाही लग सकती हैं जीडीपी ग्रोथ को रिवाइवल होने में, और तब जाके जीएसटी का इम्पैक्ट, डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा नलीफाई होता हुआ नजर आएगा, इंडस्ट्री के हालात सुधरेंगे। 55% जानकार 3 से 4 तिमाही के फेवर में थे। चलिए, तो जी बिजनेस पोल के मुताबिक 80% जानकारों का कहना है कि रेट कट में इस बार जो कटौती होने की उम्मीद है वो काफी कम है। लेकिन अब फेस्टिव सीजन की बात कर लेते हैं। डिम्पी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डिम्पी, कितनी बड़ी है बिक्री और कौन सी कारें धूम मचा रही हैं? इस बार के ऑटो सेल्स के नंबर उम्मीद से बाजार के काफी बेहतर रहे हैं। अगर आप 2 व्हीलर कंपनीज देखें या 4 व्हीलर कंपनीज देखें या फिर कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट देखें, सभी के अंदर ग्रोथ काफी अच्छी रही है। शुरुआत मारुति से कर रहे हैं। मारुति के नंबर्स इस बार करीब 9% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। अच्छी बात तो यह है कि उनकी मिड सेगमेंट की गाड़ियों में जहाँ पे उनकी प्री बुकिंग्स काफ़ी चलती है, वो तो अच्छी ग्रोथ दिखाई रही है। अभी भी कुछ एंट्री वाले सेगमेंट के अंदर भी हमने देखा है कि अच्छी ग्रोथ आती हुई देखी है। दूसरे एक नॉन लिस्टेड प्लेयर है हिंडई, वहाँ पर भी इस बार हमको अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। हालांकि अब ये एक अच्छा कॉम्पिटिटर है मारुति का, लेकिन इन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट इस साल लॉन्च नहीं किए, ज़्यादा मॉडल्स लॉन्च नहीं किए, लेकिन फिर भी 17% की ग्रोथ इनके नंबर्स में हमको आती हुई दिखी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के 2 हिस्सों में हम नंबर्स देखते हैं। पहला पैसेंजर व्हीकल्स, जहां पर इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया, और 2 महीने में दूसरा महीना ऐसा है कि जहां पे नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। इस बार की ग्रोथ करीब 18% के आसपास की रही, लेकिन इनका कमर्शियल व्हीकल वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे 29% की हमको ग्रोथ आती हुई देखी है। ये बताता है कि इस बार जीएसटी का कुछ खास असर तो इनको नहीं आते हुए दिखा, क्योंकि अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स 2 ही ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बड़ा दबदबा रखते हैं। एक छोटी कंपनी है 2 व्हीलर सेगमेंट में, बजाज ऑटो, यहाँ पर भी हमने देखा है कि ग्रोथ के आंकड़े इस बार काफ़ी अच्छे रहे। इनके हम 3 नंबर्स देखते हैं। पहला तो कुल बिक्री का, जिसमें करीब 14% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई दिखी है हमको, और इसके अलावा इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट है जहाँ पे 10% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई दिखी है। पिछले कई समय में तो हमको थोड़ा डी ग्रोथ भी आता हुआ दिख गया था, लेकिन इनका एक्सपोर्ट इस बार थोड़ा अच्छा ग्रो करके गया है। इसके अलावा इनका भी एक लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है जहाँ पे 30% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो जो 4-5 बड़ी कंपनीज हैं, इनसे ये लगा है बाजार के अंदर की जो ऑटो के सेल्स के नंबर है सितंबर सीरीज के, वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं। शुक्रिया डिम्पी, ये सभी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं इस बार जो फेस्टिव सीजन था तमाम ऑटो कंपनीज के लिए। लेकिन जीएसटी की भी एक बार बात कर लेते हैं। सरकार जीएसटी में छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। 1 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को स्कीम के दायरे में लाया जा सकता है, और फिलहाल 75 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। छोटे कारोबारियों और एक्सपोर्टर्स को जीएसटी में क्या राहत मिल सकती है, इस पर सीबीएसई चेयरमैन वंजन सारना से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। सरकार का मानना है कि टैक्स जो देश में लागू हुआ है जीएसटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसके इम्प्रूवमेंट के भी काफी चांसेस हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीबीएसई की चेयरपर्सन वंजन सारना जी। मैम, जो सरकार का मानना है कि टैक्स फ्रेंडली देश में माहौल बनना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, आने वाले दिनों में जब रेवेन्यू न्यूट्रल होगा तो टैक्स स्लैब भी कम होंगे, तो इसके बारे में क्या कहना है? टैक्स स्लैब के बारे में दो वी अंडरस्टैंड कि अभी स्लैब्स बहुत है और शायद किसी चीज़ में रेट्स भी शायद लगता है कि वो ज़्यादा है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि जो बाद में हम सोचेंगे। इमीडिएट जो प्रॉब्लम है जो अभी मैंने बताया कि जैसे एक्सपोर्टर्स का प्रॉब्लम है, ब्लॉक्ड कैपिटल का प्रॉब्लम है, स्मॉल सेक्टर का कुछ प्रॉब्लम्स है, जॉब वर्क के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो जो हमारे सामने आ रहे हैं उसका हम लोग एक्चुअली एक असेसमेंट लेके वेरियस कमिटीज है जिसके सामने ये जाएगी। लॉ कमेटी अगर प्रोसीजर का प्रॉब्लम है, और कमिटी ऑन एक्सपोर्ट्स बनाया गया है जिसमें मैं भी हूँ, आरएसएस हेडिंग इट, तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या सुविधा हो सकता है। कंपोजिशन स्कीम का आपने डेट भी एक्सटेंड किया था, उसको और मांग की जा रही है कि उसकी लिमिट जो है 1 करोड़ तक बढ़ा दी जाए। क्या उसके बारे में विचार चल रहा है? कंपोजिशन के ऊपर भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ करना है जरूर। आई कांट गिव यू द डिटेल्स नाउ, बट ये जितने भी प्रॉब्लम्स स्मॉल सेक्टर का आपने बोला है, उनका जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आए हैं, और आपको शायद मालूम भी होगा कि हम लोग एक सर्वे भी कर रहे हैं एट द ग्राउंड लेवल। अलग अलग स्टेट्स में कुछ हमने चूज किया एज अ फेज 1 स्टडी कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल में क्या सिचुएशन है, और अगर उसमें मोस्टली जो निकल आ रहा है कि एक्सपोर्टर्स का प्रॉब्लम है, एसएमईज का प्रॉब्लम है, और कुछ प्रोसीजरल डिफिकल्टीज है, और कुछ आईटी रिलेटेड डिफिकल्टीज है, उन सब के प्रॉब्लम्स देख के डेफिनेटली अलग अलग कमिटीज बैठे हैं, वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं।
एयर इंडिया के विनिवेश के लिए सरकार आकर्षक डील ऑफर करने की तैयारी कर रही है। एयर इंडिया को सिर्फ एयरक्राफ्ट के कर्ज के साथ बेचा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का प्लान एयर इंडिया को बेचने से पहले कंपनी के कर्ज और एसेट्स को एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल में ट्रांसफर करने का है। इस एसपीवी को सरकार मैनेज करेगी। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री की अगुवाई में कमेटी ने एक मीटिंग में इस पर फैसला किया है। अभी एयर इंडिया के पास कुल 52,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें वर्किंग कैपिटल के लिए 33,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि सिर्फ 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज एयरक्राफ्ट के लिए है, जिसे बोली के लिए एयरलाइंस के साथ रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार का यह भी प्लान है कि 49% विदेशी मालिकाना हक वाली एयरलाइंस भी एयर इंडिया के लिए बोली लगा सकती हैं। फिलहाल एयर इंडिया को खरीदने में सिर्फ इंडिगो ने आधिकारिक तौर पर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि टाटा ग्रुप को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है। मोदी सरकार के फैसलों को लेकर यशवंत सिन्हा की आलोचना के बाद अब मोदी सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को जवाब दिया है। जी बिजनेस के एडिटर मिहिर भट्ट ने खास बातचीत में नरेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ फैसले देश हित में लेने होते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करने जैसे बड़े फैसले लिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले कुछ वक्त के लिए मुश्किलें जरूर हुई हैं, लेकिन लंबे वक्त में इसका बड़ा फायदा होगा। यूपीए सरकार के ही उस समय के कुछ जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, मनमोहन सिंह हो, अब वो ये बयान दे रहे हैं कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से ये होगा, आपका जीडीपी गिरेगा, आपका विकास गिरेगा, आपका रोजगार गिरेगा। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि खुद बीजेपी के ही कुछ वरिष्ठ नेता, हाल ही में आपने देखा ही होगा यशवंत सिन्हा जी ने भी जो बयान दिया, इनफैक्ट हमने भी उनसे बात की थी, तो उन्होंने यही कहा कि सरकार को जो ज़मीनी हकीकत है उसका रियलाइजेशन ही नहीं है, और 2019 में जब आप जाएंगे जनता के पास वोट मांगने, तब आपको वोट तो अपने काम के लिए मांगना है, ना कि यूपीए के काम के लिए, क्योंकि उसके लिए तो उसे रिजेक्ट कर ही चुकी है जो देश की जनता है वो। आप क्या कहना चाहेंगे? विमुद्रीकरण जो मोदी जी ने किया, ये सामान्य तौर पर एक ईमानदार सरकार ही हिम्मत कर सकती है, और इसका क्रेडिट देश का करोड़ों करोड़ ईमानदार व्यक्ति मोदी जी को देता है। लेकिन यूपी के लोग इसलिए उसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो अगर स्वीकार करेंगे तो उसका यश मोदी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उनका कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन जो घर के ही लोग फिलहाल दूसरा जीएसटी कोई नया विषय नहीं है। जीएसटी वाजपेयी जी के समय कल्पना आई, शुरुआत हुई, यूपीए भी करना चाहती थी, और यूपीए ने करने की जितनी कोशिश होनी चाहिए थी वो कोशिश वो कर नहीं पाए, क्योंकि उनका तो ये कहना है कि आप रोक रहे थे, नहीं बीजेपी रोक रहा था। हम रोक रहे थे, तो ये एक आरोप हो सकता है। लेकिन जब यूपीए की गवर्नमेंट केंद्र में थी, उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें राज्यों में भी थी, तो वो राज्यों की सरकारें क्यों सहमत नहीं थी? मान लो ठीक है कि राज्यसभा में हम रोक रहे होंगे और लोकसभा में रोक रहे होंगे, क्या उस कालखंड में ये यूपीए की लीडरशिप जीएसटी के मामले पर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी सहमत कर पाई थी क्या? लेकिन जब आप अपने मुख्यमंत्रियों को सहमत नहीं कर पाए तो दोष बीजेपी पर मोड़ने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जब जीएसटी आया तो जीएसटी को खाली हमारे कारण नहीं आया, प्रधानमंत्री ने ऐसा जोर जोर से बोलकर कहा इसमें सारे देश के लोगों का सहयोग है, सारी पार्टियों का सहयोग है, इसका क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। और आज जीएसटी पास हुआ तो उसमें कांग्रेस का उतना ही योगदान है जितना भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। सही है। दूसरा, आज जो भी निर्णय होता है वो जीएसटी काउंसिल में होता है। जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं, निर्णय जो भी होता है वो सर्वसम्मत होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जब कोई भी नया रिफॉर्म होता है और नए परिवेश में लोगों को प्रवेश करना होता है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी तकलीफ का सामना उन्हें करना ही पड़ता है। लेकिन जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म है
कि इसका फ़ायदा आने वाले कल में कंट्री को मिलने वाला है। कंट्री के लोग इस बात को समझते हैं। जहाँ तक यशवंत सिन्हा साहब का सवाल है, यशवंत सिन्हा साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 91 में वो वित्त मंत्री थे तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी। वो तो उन्होंने खुद भी माना, जब हमसे बातचीत की उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे बुरा वित्त मंत्री था। तो लेकिन फिलहाल जवाब जेटली जी को देना है, इसलिए जेटली जी ने उस मामले में जवाब दिया है। लेकिन मैं यशवंत सिन्हा जी को यही आग्रह करना चाहता हूँ कि वो भी देश की वास्तविकता को देखें और मोदी जी ने जो रिफॉर्म किया उन रिफॉर्म के लिए जितने माध्यम की ज़रूरत थी वो माध्यम उन्होंने दिखाया कि नहीं दिखाया, रिफॉर्म करने की हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई। हो सकता है ये रिफॉर्म राजनीतिक नुकसान करें, लेकिन मोदी जी ने कई बार कहा है कि हर काम वोट के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम देश के लिए भी करना चाहिए और वो देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए जीकर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यशवंत सिन्हा का भी इंटरव्यू हुआ था, जी बिजनेस में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने दिया था और इस पर नरेंद्र सिंह तोमर का भी जवाब आया कि कुछ फैसले वोट के लिए नहीं देश हित में भी लिए जाते हैं। लेकिन कुछ ग्लोबल इवेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। स्पेन से अलग होने के लिए सरकार के कड़े ऐतराज के बावजूद कैटलोनिया में जनमत संग्रह हुआ। हिंसा के बीच हुए जनमत संग्रह के बाद कैटलोनिया प्रशासन ने घोषणा की कि जनमत संग्रह में भाग लेने वाले 90% लोग स्पेन से अलग होना चाहते हैं। वहीं स्पेन ने कहा है कि देश के संवैधानिक अदालत ने जनमत संग्रह को अवैध करार दिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जनमत संग्रह की है, वहीं दूसरी तस्वीर में वोटिंग के दौरान स्पेनी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भड़की हिंसा की है। इस हिंसा में करीब 850 लोगों के घायल होने की खबर है। कैटलोनिया के नेता कार्ल्स पुइग्डेमोंट ने दावा किया है कि कैटलोनिया के लोगों ने अब स्पेन से अलग होने का अधिकार हासिल कर लिया है। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।